आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की, जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, काफी चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। और हम एक खास समीक्षा देख रहे हैं इस पर। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विश्लेषण में किताब के जो जाने पहचाने विचार हैं उनसे हटकर क्या खास नुक्ते निकाले गए। सही है। तो समीक्षा की शुरुआत भी जैसे किताब में होता है, लेखक के दो पिता वाले कॉन्सेप्ट से होती है। एक पुअर डैड, वो पढ़े लिखे पारंपरिक सोच वाले जी, और दूसरे रिच डैड, जो मतलब कम पढ़े थे पर बिजनेस माइंडेड थे। हाँ बिल्कुल, और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। समीक्षा इसी फर्क को आज के हिसाब से देखती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, और देखिए समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये पैसे को लेकर दो अलग अलग फिलॉसफी, दो दर्शनों का टकराव है। और समीक्षा के मुताबिक यही चीज फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता के महत्व को दिखाती है। मतलब सोच कैसे आपका भविष्य तय कर सकती है, ये बात है। बिल्कुल, सोच का ही सारा खेल है। तो समीक्षा में जो पहली और शायद सबसे बड़ी बात है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, संपत्ति और देनदारियां। जी हाँ, ये तो किताब का कोर है। हाँ, कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जिससे पैसा जेब में आए, और बाकी लोग वो देनदारियां खरीदते हैं जिनसे पैसा जाए। और अक्सर उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे अपना घर या गाड़ी। सही कहा। यहाँ समीक्षा क्या कहती है, क्या वो इसे सीधे मान लेती है? देखिए, समीक्षा मानती तो है कि ये फर्क समझना जरूरी है। मतलब वित्तीय स्वतंत्रता की नींव यही है। पर वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि कियोसाकी जिस तरह रोजमर्रा की चीजों जैसे घर को भी देनदारी बता देते हैं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है कई लोगों को। बिल्कुल। तो समीक्षा कहती है कि ये नजरिया सोचने पर मजबूर करता है, पर इसे एकदम आंख बंद करके मान लेना शायद ठीक नहीं। थोड़ी गहराई से सोचना पड़ता है। ठीक है। तो ये हुई संपत्ति की बात। अब समीक्षा ऐसे सीखने से, मतलब एजुकेशन से कैसे जोड़ती है? किताब का कहना है कि स्कूल पैसे मैनेज करना नहीं सिखाते। हाँ, और समीक्षा इस पॉइंट को काफी अहम मानती है। वो कहती है कि कियोसाकी का ये तर्क कि भाई पारंपरिक शिक्षा आपको पैसे की समझ नहीं देती, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और इसी से जुड़ी बात है कि करियर की शुरुआत में सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि सीखने पर फोकस करो। सीखने पर? जैसे कौन सी स्किल्स? समीक्षा खास तौर पर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की कला, इन स्किल्स का जिक्र करती है। कियोसाकी मानते हैं कि ये स्किल्स पैसों से ज्यादा कीमती है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, ये दिलचस्प है। जी, और समीक्षा मानती है कि ये शायद किताब के सबसे प्रैक्टिकल और ठोस सुझावों में से एक है। समझ गया। और फिर वो वाला आइडिया आता है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ। यहाँ समीक्षा क्या कहती है? ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। समीक्षा मानती है कि ये विचार, यानी कि निवेश के जरिए जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, अपना बिजनेस, इनसे पैसिव इनकम बनाना, ये किताब का सार है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा एक चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि किताब इसे जितना आसान दिखाती है ना, असल में उतना है नहीं। अच्छा, मतलब ये कि कियोसाकी के जो उदाहरण हैं वो अक्सर काफी सरल होते हैं। उनमें जो असली जोखिम होता है या जितनी पूंजी लगती है उसे कई बार कम करके दिखाया गया है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब प्रैक्टिकल दुनिया थोड़ी अलग है। बिल्कुल, थोड़ी नहीं, काफी अलग हो सकती है। जोखिम की बात आई तो किताब कैलकुलेटेड रिस्क, यानी सोच समझकर जोखिम लेने की बात करती है। जी, और समीक्षा इसे सही पकड़ती है। वो कहती है कि कियोसाकी का मतलब जुआ खेलना नहीं है। हाँ, वो तो नहीं होगा। नहीं, बल्कि जानकारी के आधार पर सोच समझकर फैसला लेना है। समीक्षा के अनुसार अमीर लोग कोई ज्यादा स्मार्ट होते हैं ऐसा नहीं है। तो फिर वो बस गलतियों से सीखने और बाजार के हिसाब से खुद को ढालने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। वो रिस्क को मैनेज करते हैं, उससे डरते नहीं। अच्छा, तो ये एक माइंडसेट का बदलाव है, कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ बिल्कुल, समीक्षा ऐसे एक मानसिकता का बदलाव ही मानती है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जाहिर है समीक्षा किताब की कुछ तारीफ भी करती होगी। इसकी ताकत क्या है? हाँ, बिल्कुल करती है। समीक्षा इस बात को मानती है कि किताब की जो कहानी कहने का तरीका है वो बहुत सरल और प्रेरक है, खासकर उनके लिए जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। ये पैसे को लेकर हमारी बनी बनाई सोच होती है ना, उसको तोड़ने में काफी हद तक कामयाब है, लोगों को मोटिवेट करती है। ये तो है, पर आलोचनाएं भी होंगी फिर। हाँ है, और समीक्षा उन्हें साफ साफ बताती है। सबसे बड़ी आलोचना है प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी। मतलब क्या करना है ये बताया है, पर कैसे करना है वो कम है। अच्छा, ये भी। और जैसा हमने पहले कहा, निवेश की जो जटिलताएं हैं
उन्हें जरूरत से ज्यादा आसान करके दिखाने की भी आलोचना है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ प्रेरणा काफी है या फिर ठोस रणनीति, प्रैक्टिकल ज्ञान भी उतना ही जरूरी है? संतुलन जरूरी है शायद। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से ये किताब आखिर किन लोगों के लिए सबसे सही है? समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि जो लोग पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं, युवा हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक शुरुआत के लिए अच्छी है। हाँ, सोच बदलने और मोटिवेट करने का काम ये बखूबी करती है। और किन के लिए शायद उतनी फायदेमंद ना हो? देखिए, जो लोग पहले से निवेश वगैरह कर रहे हैं या जिन्हें बहुत डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, उनको शायद इसमें कुछ खास नया ना मिले। फाइनेंशियल एजुकेशन और सलाह के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने आप में कोई कंप्लीट गाइड नहीं है। समझ गया। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना तो बनता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संपत्ति और देनदारियों को पहचानना कैसे शुरू करे, ये पहला कदम कैसे ले? हाँ, ये पहला कदम ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी आगे किताब से जो प्रेरणा मिली उसे असल प्रैक्टिकल वित्तीय ज्ञान में कैसे बदला जाए? सिर्फ मोटिवेशन से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। सोचने वाली बात यही है कि इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ने या सुनने तक ना रखकर असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए, इसका अमल कैसे